नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। विशेषज्ञों के मुताबिक मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक संपूर्ण शक्तियां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को प्रदान करता है। सरकार ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एसओपी जारी की। प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया और अनियमित मौसम की घटनाओं का मानचित्रण करने के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किया जाएगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने ये दलीलें प्रस्तुत की थी कि परिसीमन संबंधी कार्य करने का अधिकार केवल भारत के निर्वाचन आयोग को है। इसके अलावा आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 170 वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन के कार्य पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतियों को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्समायोजन का कार्य सौंपा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का गठन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 4 संसद को नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुच्छेद 3 के अनुसार ऐसे प्रावधानों को शामिल करने की अनुमति देता है। केंद्र शासित प्रदेशों पर अनुच्छेद 239A लागू होता है, न कि अनुच्छेद 170। आपको बता दें कि परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या फिर परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है और फिर इसी के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दरअसल परिसीमन का उद्देश्य समान जनसंख्या समूह के लिए समान प्रतिनिधित्व और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन प्रदान करता है। इस तरह किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। आपको बता दें कि अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला हुआ 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसके आदेशों का कानूनी प्रभाव होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन संबंधी कार्यों की बात करें तो वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित होता था। इसके विपरीत विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन राज्य सरकार के प्राधिकार में था। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद विधानसभा और संसदीय दोनों तरह के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक संपूर्ण शक्तियां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को प्रदान करता है। इस विधेयक का मसौदा दिसंबर 2022 में खान मंत्रालय ने जारी किया था। ये विधेयक भूवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान आदि के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के भू विरासत स्थलों तथा भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव का प्रावधान करता है। भू विरासत स्थल दुर्लभ और अति विशेष भूवैज्ञानिक और भू आकृति विज्ञान के महत्व वाले स्थल होते हैं। जीवाश्म विज्ञान और स्तर विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत महत्व होता है। भू विरासत स्थलों में गुफाएं, प्राकृतिक शैल, मूर्तियां आदि भी शामिल हैं। भू अवशेष भूवैज्ञानिक महत्व या हित के कोई भी अवशेष या सामग्री हैं। ये अवसादों, चट्टानों, खनिजों, उल्कापिंडों या जीवाश्मों से संबंधित होते हैं। आपको बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है। इसने 32 भू विरासत स्थलों की घोषणा की है। इनमें जीवाश्म पार्क जैसे कि शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश, भूवैज्ञानिक आश्चर्य जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, इसके अलावा शैल स्मारक जैसे कि कर्नाटक के प्रायद्वीपीय नाइस आदि शामिल हैं।
इसके अलावा इस मसौदा विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कि केंद्र सरकार को कई तरह के प्राधिकार मिले हैं, जैसे कि किसी भी भू विरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भू विरासत स्थल के तहत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करना। इसके अलावा प्रत्येक भू विरासत स्थल के आसपास के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित करना, भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों को नष्ट करने, हटाने, विकृत करने और उनका दुरुपयोग करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो अब जानने की जरूरत यह है कि आखिरकार भू विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण को महत्व क्यों दिया जाए। तो इनको महत्व इसलिए दिया जाए ताकि पर्यटन और रोजगार के अवसरों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। ये भारत की गैर नवीकरणीय संपदा हैं। इनकी भूमिका भूवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा और अनुसंधान में है। ये भू विरासत स्थल भारत की भूवैज्ञानिक विरासत की रक्षा करते हैं, जिनका प्राकृतिक कारणों से क्षय हो रहा है और साथ साथ जो जनसंख्या के दबाव और बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से भी खतरे में है। यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन को 1972 में अपनाया था। भारत ने 1977 में इसकी पुष्टि की थी। सरकार ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने मूनशॉट परियोजनाओं और उद्योगों की भूमिका की पहचान करने के लिए हितधारकों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। ऐसा सरकार अपने नवीनतम बजट प्रस्ताव को लागू करने की योजना के तहत कर रही है। इसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि मूनशॉट एक महत्वाकांक्षी, अन्वेषणात्मक और अभूतपूर्व पहल है। इसे निकट भविष्य में लाभप्रदता या फायदे के आश्वासन के बिना शुरू किया गया है। सटीक चिकित्सा, चिरकालिक रोग प्रबंधन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हाल ही के बजट में इस संबंध में कई घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसे उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा बजट में ये भी घोषणा की गई कि मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी और उद्योग जगत की अनुसंधान एवं विकास टीम का समर्थन किया जाएगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वर्तमान में उत्पादित मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में इसका मूल्य $50 बिलियन है और 2030 तक इसके $130 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत अफ्रीका में जेनरिक दवाओं की मांग के 50% से ज्यादा, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 40% और यूनाइटेड किंगडम में कुल दवाओं के लगभग 25% की आपूर्ति करता है। भारत वैक्सीन मांग के लगभग 60% की आपूर्ति करता है। हालांकि अभी कई कारणों से भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को एक अन्वेषक के रूप में स्थापित होना बाकी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में मजबूत अकादमिक अनुसंधान नेटवर्क की कमी है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां अनुसंधान एवं विकास पर सीमित व्यय करती हैं। भारत की बौद्धिक संपदा प्रणालियों पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। उदाहरण के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था आदि। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D को फार्मास्यूटिकल कंपनियां एक हतोत्साहित करने वाले कारक के रूप में देखती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसे किसी ज्ञात पदार्थ के केवल किसी नए रूप की खोज को पेटेंट देने से मना करती है जिसके प्रभाव वृद्धि के बारे में पता नहीं है। अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होती है जब सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को उसके पेटेंट किए गए उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देती है। और आइए बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए SOP जारी की है। इस मानक संचालन प्रक्रिया को जोशीमठ संकट को देखते हुए जारी किया गया है। ये SOP बल देती है भूस्खलन और आपदा प्रबंधन जैसे पर्यावरण संरक्षण उपाय को। इसके अलावा सुरंग खोदने या फिर ड्रिलिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी SOP में कहा गया है। साथ ही नदी जल ग्रहण क्षेत्र और हाइड्रोलॉजी के बारे में भी SOP जारी की गई है। इससे पहले मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नीति में बदलाव करते हुए संशोधनों को अधिसूचित किया था। ये संशोधन सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों को पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से छूट देते हैं। ये छूट अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर आने वाली राजमार्ग परियोजनाओं को दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी राजमार्ग परियोजनाओं को दी गई छूट ने सतत विकास की आवश्यकता पर एक नई बहस को जन्म दिया है। अब मंत्रालय के इस निर्णय के बाद परियोजनाओं के पक्ष में भी कई तर्क दिए गए हैं और विपक्ष में भी कई तर्क दिए गए हैं। जो परियोजनाओं के पक्ष में तर्क दिए गए हैं उनका ये कहना है कि चीन द्वारा विशाल अवसंरचना निर्माण को देखते हुए
ऐसी परियोजनाओं ने सामरिक महत्व ग्रहण कर लिया है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बलों की आवाजाही, तैनाती पैटर्न और लामबंदी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये परियोजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकने में मदद करेंगी। इसके अलावा इसके पक्षकारों का ये भी कहना है कि पर्यटकों के यात्रा समय, यातायात भीड़ और उनके द्वारा होने वाले उत्सर्जन को कम करेंगी। वहीं जो परियोजनाओं के विपक्ष में है, उनका तर्क यह है कि विस्फोट करने, सुरंग खोदने, डंपिंग और वनों की कटाई में वृद्धि से भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। वृक्षों की कटाई से पर्यावास का नुकसान होगा, जो कि जानवरों को मानव बस्तियों में प्रवेश करने के लिए मजबूर करेगा। साथ ही निर्माण गतिविधियों और सड़क वाहनों की अधिक संख्या के कारण वायुमंडल में होने वाले कार्बन उत्सर्जन से क्षेत्रीय जलवायु गर्म हो जाएगी। SOPs जो हैं वो एजेंसियों के लिए अनिवार्य करती हैं कि वो क्षेत्र की पारिस्थितिकी और नाजुकता का अध्ययन करें। वो भूस्खलन, ढलान स्थिरता, भूकंपीय गतिविधियों के खतरों पर व्यापक अध्ययन करें। इसके अलावा राजमार्गों के किनारे हरित पट्टी का निर्माण करें और जोखिम मूल्यांकन तथा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक रक्षा निर्यात में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री ने एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने निजी क्षेत्र से रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया है, ताकि भारत सबसे बड़े रक्षा विनिर्माण देशों में शामिल हो सके। रक्षा निर्यात पिछले 5 वर्षों में 334% बढ़ा है। ये वर्ष 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारत अब 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, अपतटीय गश्ती पोत, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तटीय निगरानी प्रणाली शामिल हैं। हालांकि रक्षा निर्यात के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि लाल फीताशाही और समय पर वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वैश्विक छवि का खराब होना, अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं और अवसंरचना की कमी के कारण घरेलू रक्षा उद्योग निम्न प्रतिस्पर्धी मूल्य और उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव के परिणाम स्वरूप नुकसान का सामना कर रहा है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में डिजाइनिंग और विकास क्षमताओं की कमी है। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है और उद्योग अनुसंधान रक्षा संबंधों की कमी है। और इसीलिए रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि स्वचालित मार्ग के तहत 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस अधिसूचित किया गया है। ये एक बार के लिए लाइसेंस होता है। ये उद्योग को निर्यात प्राधिकार की आवश्यकता के बिना निर्दिष्ट मदों को निर्दिष्ट गंतव्य तक निर्यात करने की अनुमति देता है। इसके अलावा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की योजना आरंभ की गई है। इसके तहत संभावित निर्यातक को अपने उत्पाद को सरकार द्वारा प्रमाणित कराने का अवसर प्रदान किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास के लिए निर्धारित किया गया है। रक्षा निर्यात का महत्व इसलिए है क्योंकि ये रक्षा कंपनियों के लगातार राजस्व के लिए जरूरी है। इसके अलावा उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ लागत में कमी आएगी, सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इससे राष्ट्रीय मुद्रा की बचत होगी और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। इसके अलावा घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। और अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक मौसम तथा जलवायु से संबंधित है। अनियमित मौसम की घटनाओं का मानचित्रण करने के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शॉर्ट नोटिस पर चेतावनी देने के लिए एक समर्पित केंद्र की स्थापना करेगा। इससे मौसम संबंधी नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत ने 314 दिन चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग संपूर्ण देश में मौसमी घटनाओं को ट्रैक करने के लिए नोडल एजेंसी है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। IMD पूर्वानुमान के लिए इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला के साथ उत्पादों के रियल टाइम विश्लेषण और सूचना प्रसार एप्लीकेशन का उपयोग करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है रैपिड। रैपिड 4 आयामी विश्लेषण क्षमताओं के साथ त्वरित इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। IMD भू आधारित पर्यवेक्षणों के लिए इसरो के साथ भी सहयोग करता है। इन पर्यवेक्षणों में तापमान, धूप, वायु की दिशा, गति और आर्द्रता का मापन किया जाता है। IMD द्वारा पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकल एसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम, जो कि आधारित है उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत के बीच समुद्री सतह के तापमान के उतार चढ़ाव पर। इसके अलावा पूर्वी एशिया में समुद्री स्तर पर औसत दबाव, उत्तर पश्चिम यूरोप में भू सतह की वायु का तापमान
और भूमध्य रेखीय प्रशांत में गर्म जल का आयतन। आपको बता दें कि मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम मौसमी पूर्वानुमान आउटलुक जारी करता है। डायनेमिक ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर पर भूमि, वायुमंडल और महासागरीय स्थिति का विश्लेषण करता है। इसके अलावा मल्टी मॉडल असेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम वर्षा और तापमान के मासिक और मौसमी आउटलुक जारी करता है। मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 तक डोपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा पूरे भारत को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुंबई और अन्य शहरों में शहरी बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की गई है। बेहतर प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान के लिए संख्यात्मक मॉडल की फाइन ट्यूनिंग की गई है। इसके अलावा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप, किसानों को सलाह देने के लिए मेघदूत ऐप जैसी स्मार्ट चेतावनी प्रणालियों का विकास किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। कपास वायदा अनुबंध, कॉटन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। हाल ही में लॉन्च किए गए कपास वायदा अनुबंध में व्यापार शुरू हो गया है। ये भारत सरकार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आदि के सहयोगी दृष्टिकोण के साथ आरंभ हुआ है। वायदा अनुबंध किसी विशेष कमोडिटी परिसंपत्ति या प्रतिभूति को भविष्य में खरीदने या बेचने के लिए किया गया एक कानूनी समझौता है। ये खरीद या बिक्री एक निर्दिष्ट समय और एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर की जाती है। वायदा अनुबंध का लेन देन एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। एक्सचेंज पक्षकारों के बीच मध्यस्थता और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इससे वास्तविक मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी। साथ ही उद्योग को भविष्य में प्रतिकूल मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए एक मंच भी मिलेगा। अगला टॉपिक है राजस्व आसूचना निदेशालय। राजस्व आसूचना निदेशालय ने ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे के तहत 24 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया है। इसे बांग्लादेश से तस्करी करके लाया गया था। डीआरआई वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन है। ये भारतीय सीमा शुल्क विभाग की शीर्ष तस्करी रोधी एजेंसी है। डीआरआई सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के साथ साथ शस्त्र अधिनियम, नारकोटिक्स अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, पुरावशेष अधिनियम आदि सहित 50 से ज्यादा अन्य संबद्ध अधिनियमों के प्रावधानों को भी लागू करता है। डीआरआई द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की तस्करी और वन्यजीवों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर अंकुश लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित व्यावसायिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी पर रोक लगाई जाती है। अगला टॉपिक है बीमारू राज्य। बीमारू एक संक्षिप्त रूप है। इस पद का इस्तेमाल बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2001 में भारत की 41% आबादी इन राज्यों में निवास करती थी। 2026 तक इस आबादी के 43.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। इस पद का पहली बार उपयोग 1980 में जनसांख्यिकीविद आशीष बोस ने किया था। इसका इस्तेमाल सांकेतिक रूप से उन राज्यों के लिए किया जाता है जो आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के मामले में पीछे हैं। बोस ने मुख्य रूप से ये तर्क दिया है कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से ये 4 राज्य देश में किसी और क्षेत्र में प्राप्त लाभ को पूरा करने की संभावना रखते हैं। अगला टॉपिक है मेमटस बादल। नासा ने अमेरिका के निब्रास्का के ऊपर वायुमंडल में मेमटस बादलों की तस्वीर जारी की है। मेमटस बादल आमतौर पर कपासी वर्षा मेघों के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि इन्हें बादलों के अन्य प्रकारों जैसे कि स्तरी कपासी मेघ, स्तरी मध्य मेघ और कपासी मध्य मेघों के साथ निर्मित होते हुए देखा गया है। आमतौर पर अधिकतर बादल ऊपर उठती वायु के कारण बनते हैं। कपासी वर्षा मेघों के भीतर विक्षोभ अक्सर मेमटस बादलों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। मेमटस बादलों का निर्माण कपासी वर्षा मेघ के एन्विल रूपी हिस्से के तल में तब होता है जब उस हिस्से में ठंडी हवा तीव्रता से कम ऊंचाई की ओर उतरती है। इनके आकार में बहुत भिन्नता हो सकती है। इनका आकार विशिष्ट उभरी हुई आकृति से लेकर ऊपरी बादल से एक लटकती हुई लंबी ट्यूब जैसी आकृति जैसा हो सकता है। रिवर सिटीज अलायंस आरसीए सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा 2023 नाम से आयोजित की गई है। यहाँ धारा से मतलब है शहरी नदियों के लिए एक समग्र कार्रवाई से। धारा स्थानीय जल संसाधनों के प्रबंधन के तरीके सीखने और समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आरसीए नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच है। इसका उद्देश्य शहरी नदियों के संधारणीय प्रबंधन के लिए विचार विमर्श करने, चर्चा करने और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना है। ये 3 व्यापक विषयों नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है।
आरसीए के तहत गंगा बेसिन और गैर गंगा बेसिन दोनों राज्यों के शहर शामिल हैं। आरसीए जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक सफल साझेदारी है। ऑब्राइट उल्कापिंड। एक विश्लेषण से ये पता चला है कि 2022 का दियोदर उल्कापिंड 170 वर्षों में भारत का पहला ऑब्रॉइड था। ये उल्कापिंड गुजरात में गिरा था। ऑब्रॉइड्स एक तरह का उल्कापिंड है। ये मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टानें हैं। इनका निर्माण ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों में हुआ है। इसमें अलग अलग तरह के बाहरी खनिज होते हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज हेडाइट का सबसे पहले बस्ती उल्कापिंड से उल्लेख किया गया था। दियोदर उल्कापिंड का लगभग 90% हिस्सा ऑर्थोपायरोक्सिन से बना था। पायरोक्सिन सिलिकेट होते हैं। इनमें सिलिका टेट्राहेड्रा की एकल श्रृंखला होती है। ऑर्थोपायरोक्सिन एक निश्चित संरचना वाले पायरोक्सिन होते हैं। डाइऑक्साइड और जेडाइट जैसे पायरोक्सिन का उपयोग रत्नों के रूप में किया जाता है। अगला टॉपिक है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे अल्मा। इटली के एक शोध दल ने अल्मा का उपयोग करके एक रहस्यमयी काली आकाशगंगा का पता लगाया है। इसे अदृश्य आकाशगंगा कहा जा रहा है। ये ब्रह्मांड में स्थित कुछ सर्वाधिक ठंडे पिंडों से उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन करती है। इस प्रकाश में अवरक्त प्रकाश और रेडियो तरंगों के बीच लगभग 1 मिलीमीटर की तरंग दैर्घ्य होती है। यही कारण है कि इसे मिलीमीटर और सब मिलीमीटर विकिरण के रूप में जाना जाता है। इन तरंग दैर्घ्यों पर प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती और सबसे दूर की कुछ आकाश गंगाओं से आता है। अल्मा एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसमें यूरोप, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चिली आदि देशों के दल शामिल हैं। अगला टॉपिक है स्वेज नहर। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी पर मुकदमा दायर करने की बात कही है। ये शिपिंग कंपनी 2021 में स्वेज नहर के अवरोध के कारण हुई देरी के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी से मुआवजे की मांग कर रही है। आपको बता दें कि स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ये लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक प्रदान करती है। इसे नौ परिवहन के लिए 1869 में खोला गया था। बाद में मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। स्वेज नहर दुनिया के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले नौ परिवहन मार्गों में से एक है। इसके जरिए प्रतिदिन मात्रा की दृष्टि से विश्व व्यापार का 12% से ज्यादा, तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 8% और 1 मिलियन बैरल तेल का परिवहन किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल के बारे में। इसकी राजधानी है लिस्बन। कैथोलिक चर्च में बाल दुर्व्यवहार के अध्ययन के लिए पुर्तगाली बिशपों ने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। इस समिति ने ये सूचना दी है कि चर्च में 1950 से लेकर अब तक 4800 से ज्यादा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आपको बता दें कि पुर्तगाल एक दक्षिण पश्चिमी यूरोपीय देश है। इसका अधिकांश हिस्सा आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके अंतर्गत अटलांटिक महासागर में स्थित मैडिएरा और एजोरेस के छोटे द्वीप समूह भी शामिल हैं। ये केवल स्पेन के साथ अपनी भूमि साझा और केवल मोरक्को के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। पुर्तगाल का उच्चतम बिंदु पिको ज्वालामुखी और सेरा दा एस्ट्रेला है और इसकी सबसे बड़ी नदी टेगस यानी तेजो नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।